कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपसे पिछले लेक्चरों में हमने कैथोड रे के बारे में पढ़ा, एनोड रे के बारे में पढ़ा और न्यूट्रॉन की खोज यानी न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। और आज हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ। और एक बात और, आज की जो वीडियो है वो ठीक मैं 12:30 बजे ले रहा हूँ, यानी कि मैं अभी फ्री हुआ था और उसके बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जिस तरह से मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, तो इसी तरह से आप भी मेहनत कीजिए और लगन से मेहनत से पढ़ाई कीजिए। 11th 12th में आप जिसमें भी हो उसके लिए मेहनत कीजिए। तो चलिए मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो पहले हेडिंग डालेंगे हम एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल का मतलब जो होता है वो ये होता है कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं। मान लीजिए आप किसी क्लास में हैं, तो पहले जो बच्चा होता है टॉपर, फिर मीडियम में, फिर बैक बेंचर। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं किसी एटम के अंदर, उसको ही नाम दे दिया जाता है एटॉमिक मॉडल। और एटॉमिक मॉडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम थॉमसन था, जे थॉमसन, यानी कि जोसेफ जॉन थॉमसन। तो चलिए लिखते हैं। और उन्होंने अपने मॉडल को नाम दिया थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसके दो और नाम हैं, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन ऑर्डर, सॉरी मॉडल। थॉमसन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि उन्होंने एटम के बारे में बताया और उन्होंने सबसे पहले ये चर्चा करी कि एक एटम का शेप कैसा होता है, उसमें चार्ज किस तरह से होता है और कौन सा चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कौन सा कम डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक बात उन्होंने ये कही और उसी तरह से उन्होंने आगे भी बहुत बातें बताई। तो सबसे पहले हम उनके पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं। मैं सिर्फ उतना ही लिखूंगा जितना जरूरी होता है, खामखा कुछ बातें एक्स्ट्रा लिखवाने से। जितना नीट में पूछा जाता है उसके बेस पर ही मैं आपको जो है जानकारी दूंगा। तो चलिए लिख लीजिए, हेडिंग डालेंगे पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स सबसे पहले लिखेंगे आप एटम इज स्फेरिकल इन नेचर, यानी कि जो एटम का जो शेप होता है इन नेचर वो एक गेंद की तरह होता है। जैसे एक गेंद गोल होती है इस तरह से एक एटम भी गोल होता है। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो उसके अंदर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, वो पूरे एक स्फेयर में है। मान लीजिए ये कोई एटम है और उसके अंदर, उनका कहना ये था, इस तरह से पूरे उसमें, पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। तो आप पॉइंट 2 लिख लेंगे कि विच, इन विच, यहाँ से इसको पॉइंट 2 भी लिख सकते हैं और इन विच करके भी लिख सकते हैं। इन विच पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव है, चार्ज
यूनिफॉर्मली यानी कि बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पूरे स्फीयर में, थ्रू आउट द स्फीयर, यानी कि उस एटम में, स्फीयर मतलब एटम। फिर उन्होंने थर्ड पॉइंट यानी थर्ड बात उन्होंने ये कही कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से इबेंडेड होते हैं, क्योंकि जो हमारा एटम होता है उसमें पूरे स्फीयर में जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, तो इसका मतलब इसमें रिपल्शन भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है तो उसके अंदर भी बहुत जो होता है रिपल्शन हो रहा होगा। मगर जो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एक दूसरे को नेचर में अट्रैक्टिव होते हैं, तो इस तरह से कुछ इस तरह से यहाँ 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 ऐसे उनका मानना था कि ऐसे जो होता है इस तरह से उनका जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एबेंडेड होते हैं, गड़े हुए होते हैं उसके अंदर। तो आप थर्ड पॉइंट लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन इज एबेंडेड सच दैट such that mm, electron is abandoned such that net electrostatic force balance maintain। यानी कि वो एबेंडेड होते हैं तो जो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है इनका, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो बैलेंस हो जाती है, मेंटेन हो जाती है। तो ये कुछ इनके पोस्टुलेट्स थे, मगर इनका ये जो मॉडल था वो फेल हो गया। तो आप लिख लेंगे मेरे साथ साथ यहीं पर, बट या आप इसे उतार लें, फिर उसके बाद मैं यहीं पर दूसरी बात लिखूंगा। उम्मीद करता हूँ आपने ही उतार लिया होगा। ये पॉज करके आप उतार लीजिएगा, इसके ड्रॉबैक पड़ेंगे। तो आप हेडिंग डाल लें, वहां लिख लीजिएगा आप सबसे पहले, उसके नीचे ही बट दिस मॉडल, यानी कि इसमें फोर्थ पॉइंट होगा, बट दिस मॉडल इज फेल्ड। क्योंकि जब आगे रिसर्च हुई तो इस पर जितनी भी बातें थॉमसन ने बताई थी वो सब, जितना इनका एक्सपेरिमेंट था वो तो एकदम प्रॉपर था, यानी कि ठीक था वहां तक जहां तक इन्होंने खोज करी इनका, जब तक ये ठीक रहा। मगर जब बात अदर एलिमेंट्स की आई, मान लीजिए यहाँ पे कुछ एटम्स ऐसे थे जिनके ऊपर ये बात सही बैठ रही थी, मगर जब बात आई हाइड्रोजन एटम की तो उस पर ये बात सही नहीं बैठ रही थी, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और इस पर ये बात डिपेंड नहीं करती, क्योंकि दो जब होंगे, ये दो हाइड्रोजन एटम हो गए मान लीजिए, तो ये एक और एक के बेस पर बने हुए होते हैं, और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। मगर इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट था ये अनस्टेबल रहा। तो चलिए अब हेडिंग डाल लेंगे, थॉमसन
ड्रॉबैक। इस हाइड्रोजन के जो कि एक्सप्लेन नहीं कराया, इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। वैसे कोई इतना मैटर नहीं करता, बस इतना याद रखना है कि जो थॉमसन थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। थॉमसन ड्रॉ बैक, पहले लिख लेंगे। पहला ड्रॉबैक इनका ये था कि अनेबल टू एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम, या कुछ तरह से लिख लें स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। दूसरा ड्रॉबैक इनका ये था, इसके बाद जब रदरफोर्ड ने खोज की तो वो उनका अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसको एक्सप्लेन नहीं करा पाए थे, यानी ये बता नहीं पाए थे कि उसमें अल्फा कैसे स्कैटर्ड कर रहे हैं। ही अनेबल टू एक्सप्लेन रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट। और थर्ड इनका जो ड्रॉबैक था वो ये था, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम एक मिनट में सही से लिखूं। तो आप ये उतार लीजिए, एक बार फिर पढ़ लेते हैं कि जो थॉमसन थे उन्होंने अपने पोस्टुलेट्स में बताया था कि जो नेचर होता है एक एटम का, वो स्फेरिकल होता है, और जो उसमें चार्ज होता है उसमें जो चार्ज होता है वो पूरे स्फेरिकल में या स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, और उसमें जगह जगह पर थोड़े से या जगह जगह पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अबैंडेंट होते हैं। थर्ड बात उन्होंने ये कही थी कि मतलब थर्ड बात यही थी, और उसमें बस इतना पोस्टुलेट्स थे, मगर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो इस वजह से इनका ये मॉडल फेल हो गया। जैसे एक तरबूज होता है उसके अंदर जो वो रेड एरिया होता है, तो उन्होंने उसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया, और जो उसमें जो ब्लैक ब्लैक उसके सीड्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन मान दिया। इसी वजह से इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं, और प्लम पुडिंग मॉडल इसलिए कहते हैं कि आपने कभी ना कभी तो पुडिंग खाई होगी। पुडिंग यानी कि एक तरह का केक, और उस पे जो छोटे मोटे चेरी के और स्प्रिंकल चीज होती हैं उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स मान लिया। एक वो चॉकलेटी एरिया इन्होंने जो था पॉजिटिव चार्ज बोल दिया एक्सप्लेन के लिए, और जो उस पर चेरी और अदर फ्रूट्स की टॉपिंग्स थी उसको इन्होंने, या जो सजावट थी अदर फ्रूट्स की, अदर फल जो दूसरे फल थी उन फल थे उनकी जो सजावट थी उसको इन्होंने इलेक्ट्रॉन मान लिया। इसी वजह से इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ही उतार लिया होगा।
तो अब हम बात करने जा रहे हैं रदरफोर्ड के मॉडल पर, और उससे पहले हम उनका एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट दिया और अपने एक्सपेरिमेंट को नाम दिया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो चलिए हेडिंग डाल लीजिए। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड ने एक लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर गड्ढा करा, उसके अंदर जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा, और आप सभी जानते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो अल्फा बीटा और गामा रेज छोड़ते हैं। फिर उन्होंने एक स्लिट ली, जैसे कि आपने पढ़ा होगा यंग डबल स्लिट फिजिक्स के अंदर, उसके अंदर जो डबल स्लिट होती है, इसी तरह से इन्होंने कांच की स्लिट ली, और फिर इन्होंने सॉरी सर्कुलर स्क्रीन ली, और उसमें गोल्ड की फॉइल रखी, लगभग 100 नैनोमीटर की थिन गोल्ड की फॉइल रखी, यानी कि सोने का फर्क और इस पर फ्लोरोसेंट की कोटिंग करी, और फिर इसमें एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करा। तो चलिए मेरे साथ स्ट्रक्चर बना लीजिए। रेडिएटिव एलिमेंट, और इसमें से अल्फा बीटा गामा रेज, यहाँ इन्होंने एक थिन प्लेट रखी, और उसके बीच में इस तरह से गैप था, फिर उन्होंने किस तरह से एक स्फेरिकल स्क्रीन ली, इसके बीच में यहाँ गोल्ड की फॉइल थी, गोल्ड फॉइल यानी सोने का वर्क, लगभग 100 नैनोमीटर थी। इसके अंदर ऐसे इसमें जिंक सल्फेट की कोटिंग उन्होंने की, और यहाँ पर इस तरह से अल्फा के जो
पार्टिकल थे वो अगर इससे टकराए और कुछ तो इस तरह से सीधे निकल गए, कुछ इस तरह से डेविएट हो गए 20 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुए और कुछ स्मॉल एंगल से, और 20,000 में से कोई एक अल्फा पार्टिकल उसी डायरेक्शन में वापस रिबाउंस हो गया जिस डायरेक्शन से वो आया था। एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो रदरफोर्ड थे उन्होंने एक लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर गड्ढा कर दिया, उसके अंदर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया, मान लीजिए उन्होंने रेडियम ले लिया, और लेड का एक ब्लॉक था, और फिर उन्होंने एक स्लिट ली, उन्होंने एक स्लिट ली, कांच की स्लिट ली, और उसके बीच में से इतना जितना गैप स्लिट में यहाँ था उतना ही गैप उस सर्कुलर स्क्रीन में था। ठीक है, उसके बीच से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को जो है बम्बार्ड कराया एक गोल्ड फॉइल पर के बीच से होता हुए, जो अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ गोल्ड फॉइल पर आया, कुछ तो डायरेक्ट सीधे इस तरफ निकल गए, कुछ तो सीधे निकल गए, कुछ 40 डिग्री से डेविएट हो गए, कुछ 60 डिग्री से, कुछ 20 डिग्री से, कुछ 30 डिग्री से, कुछ एंटी क्लॉकवाइज और कुछ क्लॉकवाइज जो थे डेविएट हो गए, यानी कि मुड़ गए। डेविएट का मतलब मुड़ गए। मान लिए कुछ इस तरह से गए, कुछ इस तरह से गए, कुछ इस तरह से गए, और कुछ इस तरह से वापस मतलब घूम गए, कुछ इस तरह से हो गए, कुछ गोल घूम गए, कुछ सीधे चले गए, इस तरह से वो अल्फा जो थे टकरा कर चले गए, कुछ सीधे निकल गए। ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, कुछ लार्ज एंगल पे और कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट हो गए, और कोई 20,000 में से कोई एक वापिस आ गया अल्फा पार्टिकल। तो इन्होंने इसके ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन दी, तो पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर मैं ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊंगा। पोज करके आप उतार लीजिएगा। तो ऑब्जर्वेशन लिख लेंगे। पहले रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया, उसके बाद मॉडल किया। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली बात उन्होंने ये कही, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएट्स डेविएट्स थ्रू गोल्ड फॉइल अनडेविएटेड। मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो सीधा गोल्ड फॉइल से गुजर गए बिना डेविएट हुए। सेकंड पॉइंट उन्होंने ये कहा, few some few alpha particles deviates at small angle and large angle. Very few, बहुत कम, बहुत कम पार्टिकल अल्फा पार्टिकल्स जो थे डेविएट हो गए स्मॉल एंगल से और लार्ज एंगल से। थर्ड पॉइंट उन्होंने थे, यानी कि तीसरी बात उन्होंने ये कही कि वन
अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 20,000 अल्फा पार्टिकल is deviates at 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री पे, यानी कि उसी एंगल पे जिस डायरेक्शन से वो वापस आए थे उसी के वापस चले गए। तो कुछ बातें उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में कही, मतलब तो आप इसे उतार लीजिए। यानी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे वो डेविएट हो गए, यानी कि सीधा गुजर गए उस गोल्ड फॉइल से। मान लीजिए मान लीजिए गोल्ड फॉइल है और मैं यहाँ से ये अल्फा पार्टिकल है, तो कुछ तो इस तरह से सीधे निकल गए। ज्यादातर जो पार्टिकल्स थे वो इस तरह से सीधे निकल गए, डेविएट्स का मतलब हो जाना है गुजर जाना। कुछ इस तरह से टकराए और इस तरह से निकल गए, मतलब कुछ जो वेरी फ्यू पार्टिकल्स थे वो डेविएट हो गए एक स्मॉल एंगल पे, कोई भी एंगल हो सकता है, और एक लार्ज एंगल पे कोई भी बड़ा एंगल हो सकता है। और एक अल्फा पार्टिकल जो था 20,000 में से वो डेविएट हुआ 180 डिग्री पे, यानी कि वो इधर गया था तो वो उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। चलिए उतार लीजिए, फिर इसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे फाइनली। उतार लीजिए।